चलिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज क्या होता है उसको समझते हैं पहले। जैसे आपके पास अगर एक स्मॉल मास हो, छोटा मास हो, अगर वो रेफरेंस लाइन जहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है उससे y हाइट ऊपर, अगर यहां पे हम पूछे कि इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो UmGy है ना। लेकिन ये पॉइंट मास के लिए है, स्मॉल बॉडी के लिए। वैसे पूछे कि नीचे कितना है तो -mgy है ना। नीचे पूछेंगे कि भाई साहब बताओ y हाइट नीचे अगर एक छोटा सा मास है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो वो है -mgy। ठीक है। अब ये तो निकल गया पॉइंट मास के लिए, लेकिन कंटिन्यूअस बॉडी हो। कंटिन्यूअस बॉडी का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक रॉड है, पूरा रॉड ऐसे रखा हुआ है, इसका लेंथ L है, मास m है, इसका पूरे का पोटेंशियल एनर्जी क्या। तो ये कोई छोटा बॉडी तो है नहीं, लंबा बॉडी है। तो इसके लिए दो मेथड यूज होता है। एक मेथड होता है इंटीग्रेशन मेथड। पहला हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। और दूसरा सेंटर ऑफ मास मेथड। ठीक है। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आता है, लेकिन क्योंकि अभी हमने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा है तो अभी हम लोग शुरुआत में एक दो इंटीग्रेशन से करेंगे और बाद में जब हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन से कैसे निकालते हैं उसको समझिए। सपोज ये मास m है और लेंथ तो ऑब्वियसली L है। हम क्या करते हैं, y डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास ले लेते हैं, बिल्कुल पॉइंट मास इसके जैसा। तो छोटा मास लेंगे, इसके मास को हम लोग कह देते हैं dm छोटा मास। और इस dm का वैल्यू कितना होगा, मान लो y डिस्टेंस पे ये हमने जो थिकनेस लिया है या ये जो लेंथ हमने लिया है ये अगर dy है, उसका मास dm है, तो कैसे dm निकालेंगे। देखिए l लेंथ है तो मास है m, ये सर। तो यूनिट लेंथ होगा तो मास होगा m/l, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। और dy अगर लेंथ है तो मास होगा m/l इंटू dy। तो क्या यहां से dm का वैल्यू लिख लें। dm का वैल्यू कितना आ गया, ये जो मास है छोटा मास वो dy लेंथ का ही तो मास है, और dy लेंथ का मास हमने इतना निकाला है। तो dm का वैल्यू आ जाएगा m/l इंटू dy। ये हमने dm लिख लिया। अब अगर हम चाहें कि इसका छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, du, इसका एकदम छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी du क्या होगा वो लिखना चाहें, छोटे मास का छोटा पोटेंशियल एनर्जी, तो लिख लेंगे dm इंटू g इंटू y। जैसे पहले मास m होता था, m इंटू g इंटू y उसका पोटेंशियल एनर्जी होता था। अब ये छोटा सा मास है बिल्कुल इसके जैसा, और ये भी y हाइट पे है, उसका मास dm है। तो पहले मास m था तो mgy लिखते थे, अब मास dm है तो dm इंटू g इंटू y लिखेंगे। अब टोटल एनर्जी अगर निकालना हो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी u, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ du और ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू g इंटू y। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए ऐसा हर छोटा छोटा मास जो है ना सबके पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे, और वो ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन ही होता है। तो कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक जाएंगे। टोटल लेंथ है L, तो L तक पहुंचना है, कहां से,
जीरो से, y का वैल्यू यहां जीरो रहेगा और यहां पर आते आते y का वैल्यू हो जाएगा l। तो इंटीग्रेट करेंगे जीरो से l। अब बस इसको पुट कर दो, dm का जो वैल्यू निकाले ना कितना आया m बाई एल इंटू डी वाई। तो dm का वैल्यू रख दिए m बाई एल इंटू डी वाई इंटू जी इंटू वाई। कहां से कहां तक? जीरो से l तक। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये वाला पार्ट तो आसानी से पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो इसको मिटा रहे हैं और अब उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? m बाई एल इंटू जी, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बच गया अंदर में y डी वाई। कहां से कहां तक? जीरो से l तक। y डी वाई का इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाई टू, ये हो गया एम जी बाई एल। वाई स्क्वायर बाई टू कहां से कहां? जीरो से एल तक। देखिए पुट कर दीजिए, एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू, एल से एक एल कैंसिल, आंसर आ गया एम जी एल बाई टू। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रॉड जो ऐसे ही रखा हुआ है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आंसर आया है वो बहुत ही नॉर्मल, मतलब आंसर है जो एक्सपेक्टेड भी। अगर देखिए ये रॉड है, अगर इस पूरे मास को इसके सेंटर पे हम अज्यूम कर लें, पूरे मास को हम लोग क्या करें, उसके सेंटर पे अज्यूम कर लें। पूरा मास तो कुछ पार्ट यहां भी है, कुछ पार्ट यहां भी है, लेकिन हम उस पूरे मास को एक जगह जमा कर लें, एक छोटा सा पॉइंट मास बना लें और उसको उसके सेंटर पे रख दें। अब सेंटर कितना दूरी पे होगा? अगर ये पूरा L है तो ऑब्वियसली L बाई टू पे होगा और पूरा मास यहां रख दे। अब पूछे कि भाई साहब अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो कितना आएगा? U इक्वल्स टू एम जी एच। एच कितना है? L बाई टू। क्या यही अभी आया था? अभी तो यही आया। इसका मतलब है कि पूरे मास को अगर उसके सेंटर पे यानी सेंटर ऑफ मास पे रख देंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मास का आता है वही इस पूरे बॉडी का आएगा, है ना? तो ये एक तरीका है जो हमने बताया कि दूसरा मेथड है ना सेंटर ऑफ मास मेथड। वो सेंटर ऑफ मास मेथड वास्तव में यही है कि सेंटर ऑफ मास पर पूरे मास को रख दो और पॉइंट मास का जितना हाइट है उस हिसाब से उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। जैसे ये H यहां पर कितना था? L बाई टू था। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी मास का क्या होता है? mgh होता है ना। तो H की जगह हमने L बाई टू रख दिया तो mgL बाई टू आ गया। अब देखिए इसके लिए दो शेप्स जो है उसका अभी सेंटर ऑफ मास आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस में कहीं कहीं काम आ जाएगा। तो ऐसे शेप में अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का एक बॉडी हो और उसके ऊपर हमने रोप रख दिया, है ना, ये रोप है इस तरह से, या चेन रख दिया, ठीक है, ऐसा चेन हो सकता है। तो अगर इस तरह से चेन रख दें तो उसका एनर्जी क्या होगा? इस चेन का मास m है और लेंथ l है। तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो होता है यहां से किसी इस पॉइंट पे और वो हाइट यहां से होगा 2r बाई पाई डिस्टेंस पे। ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है। सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में इसको डिराइव करेंगे। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो U जो होगा वो होगा mg इंटू h और h की जगह पे रखेंगे 2r बाई पाई। उसी तरह से अगर केवल आधा सर्कल भी हो, मान लीजिए ऐसा सर्कल हो और उस पे भी हम लोग अगर ऐसे रोप रख दें या चेन रख दें, अगेन जिसका मास m है, लेंथ l है, l पूरा लेंथ, l और r में रिलेशन स्टैब्लिश किया जा सकता है ना। पाई l जो होगा, सॉरी पाई r जो होगा वो l के इक्वल होगा। यहां r है तो इसका भी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली उतना ही होता है 2r बाई पाई, 2r बाई
तो इसका भी पोटेंशियल एनर्जी यू जो होगा वो mg इंटू 2r/पाई ही होगा। जब इतने सारे शेप्स का डिस्कस कर रहे हैं तो एक और शेप कर लेते हैं, हाफ डिस्क। मान लीजिए ऐसा बॉडी है जो पूरा इस पे डिस्क पे मास एम है, पूरे में फैला हुआ पूरे डिस्क पे, और रेडियस आर है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है वो यहां से 4r/पाई डिस्टेंस पे होता है, 4r/3 डिस्टेंस पे होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा m g इंटू 4r/3 ये हो जाएगा। तो इतने शेप्स का कम से कम पोटेंशियल एनर्जी अगर याद रहे तो काम हो जाता है, बेसिक क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, जैसे हेमिस्फेयर हो सकता है। उन सब का हम लोग सेंटर ऑफ मास का जब लोकेशन निकालेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है बस उसी को h की जगह पर रख देने से उन सब का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक और कंजर्वेटिव फोर्स जो हम लोग को एक साल पढ़ना है, यानी स्प्रिंग फोर्स, उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लो। स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखना भाई, स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सपोज कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, चलिए, तो ये हमारा स्प्रिंग है और उसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है। इस ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो जब आप इसको खींचिएगा, इसको जब आप स्ट्रेच करते हैं, तो जब स्ट्रेच करेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे, ये आप एक्सपीरियंस करेंगे कि इधर आपको स्प्रिंग खींच रहा है, और जितना ज्यादा खींचिएगा उतना ज्यादा फोर्स आप इधर एक्सपीरियंस करिएगा। मतलब जो हमारा फोर्स हम एक्सपीरियंस करेंगे स्प्रिंग की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। एक्स क्या है? आप उसको उसके नेचुरल लेंथ से, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, उससे आपने उसको कितना खींचा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना फोर्स लगाएगा। जितना ज्यादा आप खींचिए वो उतना ज्यादा फोर्स लगा के वापस अपने आप को वापस नेचुरल लेंथ पे लाने की कोशिश करता है। अब नेचुरल लेंथ क्या है? नेचुरल लेंथ वो लेंथ है जो स्प्रिंग का होता है बिना किसी फोर्स के लगाए। आप खरीद के लाए स्प्रिंग, जितना लेंथ है बिना कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाए वो उसका नेचुरल लेंथ। अब अगर आप खींचिएगा तो वो इलोंगेट कर गया, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस हो गया, है ना। ऐसे फोर्स लगा दिए, पुश कर दिए तो कंप्रेस हो गया, पुल कर दिए तो इलोंगेट हो गया। तो जितना ज्यादा इलोंगेट हो या जितना ज्यादा कंप्रेस हो, अगर आप इसको कंप्रेस करिएगा ना ऐसे, तो आपको लगेगा कि धक्का कर रहा। अब ऐसे खींचिए, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है खींचने। फोर्स आपको स्प्रिंग उधर लगा, आप इधर खींच रहे हैं, वो उधर लगा। अब वहीं पे इमेजिन करिए, यहां पे ऐसे रखे हाथ और पुश कर रहे हैं। जैसे आप पुश करना शुरू करिएगा बहुत ही मेहनत लगेगा आपको पुश करने में। क्यों? स्प्रिंग आपको धक्का दे रहा होगा कि नहीं। तो दोनों ही केसेस में स्प्रिंग फोर्स लगाता है, भले आप इलोंगेट करें चाहे कंप्रेस करें। तो नेचुरल लेंथ से जितना इलोंगेट करिएगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, या नेचुरल लेंथ से जितना कंप्रेस करिएगा उसके प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। और ये फोर्स जो होगा वो इक्वल टू माइनस के एक्स। के तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो इक्वालिटी का साइन लाते हैं और उसके साथ एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाते हैं। लेकिन ये माइनस क्यों?
अब देखिए हमने x जब इधर रखा है, फोर्स इधर है, जब हमने इधर डिस्प्लेस किया फोर्स इधर, तो फोर्स हमेशा x के अपोजिट है, इसलिए F इक्वल्स टू माइनस के एक्स है। ये F इक्वल्स टू माइनस के एक्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स होता है। अगर इसका ग्राफ बनाए, कैसा ग्राफ होगा? फोर्स वर्सेस एक्स का अगर ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ ऐसा आता है, नेगेटिव स्लोप है और पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ये F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। अब इस स्प्रिंग फोर्स से एसोसिएटेड कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। उससे पहले हम लोग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल लेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, कैसे निकालेंगे? ये देखिए स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक वेरिएबल फोर्स है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स कम रहेगा तो फोर्स कम रहेगा, एक्स ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा, मतलब फोर्स वेरी कर रहा है। तो वर्क डन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा। अब ये वर्क डन कैसे निकलता है उसको समझिए। हम मान लेते हैं कि एक ब्लॉक जो स्प्रिंग से अटैच है उसको हम लोग ले जा रहे हैं x1 से कहां पर, x2। इसके दौरान ऑब्वियसली किसी जगह पे वो x रहा होगा और इस x से फर्दर हमने उसका डिस्प्लेसमेंट dx कराया होगा कि नहीं? तो अगर ऐसा कराया है तो इस dx डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क होगा, छोटा वाला वर्क dw, वो लगेगा f dx। ये शॉर्ट में, और इसको हम लोग लिख पाएंगे माइनस के एक्स dx। ये dw हो गया। और टोटल वर्क डन निकालने के लिए ये dw है भाई, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग dw का ही इंटीग्रेशन करते हैं, यानी माइनस के एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कहां से कहां तक? x1 से x2, क्योंकि ले जा रहे हैं ना x1 से x2, तो इंटीग्रेशन भी होगा x1 से x2। माइनस और के कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा माइनस, बाहर आया माइनस के, बाहर आया बेसिकली, और x dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट ही कर देते हैं, x स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां? x1 से x2। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो गया इक्वल टू माइनस के बाई 2 इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया, माइनस के बाई 2 इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब इससे कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वो देखेंगे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार जब हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल लिया तो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स या वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, हमेशा होता है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स या वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ डेल्टा यू should be equal to that expression, minus of half k x2 square minus x1 square होगा कि? और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा u2 माइनस u1 इज इक्वल्स टू हाफ k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब एक बार जब ये आ गया तो वही काम करेंगे जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय किया था। आप सोचिए u1 को क्या जीरो मान सकते हैं तब जब x1 जीरो, बिल्कुल, और u2 को तब हम लोग u मान लेंगे और x2 को x अज्यूम कर लेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग उसको नेचुरल लेंथ से x तक ले जा रहे हैं। कहां से कहां ले जा रहे थे? x1 से x2।
अब ये स्पेशल केस लगाने के बाद अब हम लोग उस x1 पॉइंट को कहां पे ले आए, नेचुरल लेंथ पे, x1 को जीरो कर लिया। नेचुरल लेंथ पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ क्या होगा, जीरो होगा, और x2 मतलब जो फाइनली ले जा रहे हैं वो x2 पे ले जा रहे हैं, तो उस केस में u1 तो ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे ही स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। और u2 को हमने u लिख लिया। ये सारे वैल्यूज को आप पुट करिए, u2 की जगह u माइनस u1 की जगह 0 इक्वल्स टू हाफ के x2 की जगह x x स्क्वायर माइनस x1 की जगह 0 तो 0 का स्क्वायर, तो u का वैल्यू निकल के आ जाता है इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये है पोटेंशियल एनर्जी, u इक्वल्स टू हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकल के आ जाता है। मतलब अगर आप x एलोंगेट करें, नेचुरल लेंथ से आप x एलोंगेट करें, चाहे x कंप्रेस करें, दोनों ही समय जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इन स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। आगे बाकी और चीजों को देखेंगे, इसके ग्राफ को पहले समझ लें। ग्राफ इसका कैसा, ये मान लीजिए नेचुरल लेंथ, तो नेचुरल लेंथ से नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, u और x का ग्राफ, तो ये जो ग्राफ होगा ये ऐसा ग्राफ। कैसे ऐसा ग्राफ होगा, अब देखिए, ये है अपवर्ड पैराबोला, u इक्वल्स टू हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू ए एक्स एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ अपवर्ड पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ होता है। अगर उसके स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो होता है अपवर्ड पैराबोला, और स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो वो होता है डाउनवर्ड पैराबोला। तो x इक्वल्स टू 0 पे u इक्वल्स टू 0, तो ओरिजिन से पास कर रहा है और अपवर्ड पैराबोला होगा। इसके अलावा आप देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा था कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स Fc जो होता है वो माइनस du बाई dx होता है। हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, फोर्स की मदद से निकाला है। अब उल्टा करके देखते हैं कि क्या हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की मदद से फोर्स निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। माइनस हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेसिकली बाई dx क्या आ जाएगा, आप डिफरेंशिएट करिएगा, माइनस हाफ बाहर आ गया, के बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया माइनस के एक्स। क्या यही था स्प्रिंग फोर्स? बिल्कुल। और इसका स्लोप जो होगा ना वो फोर्स देगा, इसका जो स्लोप होगा उसका जो नेगेटिव कर देंगे, स्लोप का नेगेटिव कर देंगे। क्यों? यूएक्स ग्राफ है ना, इस यूएक्स ग्राफ का स्लोप क्या होगा, du बाई dx। यूएक्स ग्राफ का स्लोप क्या होगा, du बाई dx। उसके आगे माइनस लगा देंगे, क्या वो कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो वो कंजर्वेटिव फोर्स निकल के आ जाता है माइनस के एक्स। समझ में आ गया? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब देखेंगे ग्राफिकल मेथड से सेम वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जा सकता है। हमने फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ देखा। फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ अगर देखें तो ये है ग्राफ। हम लोग मान लेते हैं कि हमने बॉडी को x1 से x2 हम ले गए, तो ये जो एरिया होगा ये एरिया हमको क्या दे देगा, क्योंकि x1 से x2 ले जा रहे हैं, फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दिस ग्राफ। अब देखिए यहां पे जो फोर्स है वो कितना है, माइनस ऑफ के x1 है कि नहीं, और यहां पे जो फोर्स है वो है माइनस ऑफ के x2। तो ये लेंथ हो गया kx1, ये लेंथ हो गया kx2,
और ये हो गया x2 माइनस x1, हुआ कि नहीं? यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2, है कि नहीं? तो ये लेंथ कितना हो गया? x2 माइनस x1। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालेंगे हाफ ऑफ, ये ट्रेपीजियम है, आप देखिए तो एरिया कैसे निकलता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो kx1 प्लस kx2, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि आ जाएगा x2 माइनस x1। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, अच्छा इसमें माइनस लगा देंगे, वर्क डन नेगेटिव है ना, फोर्स नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव हो, तो WS इक्वल्स टू माइनस हाफ के कॉमन आ गया दोनों में से, ये हो गया x2 प्लस x1 और वो हो गया x2 माइनस x1। बताइए क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कि इसी के एरिया का नेगेटिव ले लीजिए तो डेल्टा यू आ जाता है, इसी के एरिया का नेगेटिव ले लीजिए या इसी वर्क डन का नेगेटिव ले लीजिए तो डेल्टा यू आ जाता है। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, नेगेटिव ले लिए तो माइनस और वो माइनस कट गया तो पॉजिटिव बन गया। यही चीज क्या हम लोगों ने इंटीग्रेशन मेथड से भी निकाला था कि नहीं? तो वही चीज अभी हमने ग्राफिकल मेथड से निकाला। अच्छा, डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, मान लो 0 से x ले जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या निकालेंगे? 0 से x ले जा रहे हैं, तो 0 से x अगर ले जा रहे हैं तो एक अलग से ग्राफ बना के उसको बता दे रहे हैं हमको। यहां से 0 से x ले जा रहे हैं, ये 0 से x ले जा रहे हैं, तो ये एरिया आएगा, वही वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू आएगा माइनस ऑफ हाफ इंटू kx इंटू x। कैसे? तो देखिए ये ट्राइंगल का एरिया होगा, तो बेस हो गया x और परपेंडिकुलर हो गया kx, ये सर नो x के, जब x डिस्प्लेसमेंट होगा उस समय फोर्स kx होगा, तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने से ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया, जो कि इक्वल है माइनस हाफ kx स्क्वायर। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जब हम लोग 0 से x ले जा रहे हैं, और इसी समय जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है ना, उसका नेगेटिव स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आता है, मतलब U विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, यानी कि इसका नेगेटिव, यानी कि इसका नेगेटिव मतलब माइनस एक और आगे लगेगा तो वो तो प्लस हो जाएगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बाय ग्राफिकल मेथड। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।